Hello, my dear and lovely students. Hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your English teacher, and today I am here with another topic of your English first book. Today we will start Unit 2 Art and Culture. So students, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये जो हमारी Unit 2 है पूरी तरह से आर्ट एंड कल्चर पे डिपेंड रहने वाली है. लेट्स स्टार्ट डांस एंड म्यूज़िक. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यूनिट 2 के पेज नंबर 1 पे इन्होंने डांस एंड म्यूजिक से रिलेटेड एक टॉपिक दे रखा है और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. इन एक्सरसाइज ए दे आर आस्किंग नेम दिस डांस फॉर्म्स एंड द स्टेट्स एसोसिएटेड विद देम. यहाँ पर नीचे कुछ आपको डांस फॉर्म्स की इमेजेस दी हुई हैं. इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि ये जो डांस फॉर्म्स है किस स्टेट से रिलेटेड है. ठीक है, और आपको उनके आंसर्स नीचे यहाँ पर लिखने हैं, बट अभी आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा. एंड इन एक्सरसाइज बी दे आर सेइंग वर्क इन पेयर्स, आस्क एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. आपको पेयर्स में वर्क करना है, लेकिन अभी आप लोग सेल्फ आंसर्स दीजिएगा और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर डे. सेक्शन 1 माइकल एंजेलो अ पोर्ट्रेट. आज का हमारा टॉपिक भी यही है. ये यूनिट 2 का सेक्शन 1 है. इट मीन्स लेसन नंबर 1 है माइकल एंजेलो अ पोर्ट्रेट. अगर मैं माइकल एंजेलो की बात करूं तो स्टूडेंट्स ये इटली के एक बहुत बड़े स्कल्प्टर, पेंटर और पोइट रहे हैं अपने टाइम के. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये दे आर सेइंग दैट अ शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ स्कल्प्टर एंड पेंटर हुज वर्क्स स्टिल अराउज ऑ एंड वंडर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम एक शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच पढ़ेंगे एक ऐसे स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार, एक ऐसे स्कल्प्टर और पेंटर का जिसका जो वर्क है, जो काम है, अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है और लोग उसे उसके काम से याद करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दे आर सेइंग Many brilliant artists lived and worked in Italy during the 15th and 16th century. ये कह रहे हैं कि 15th and 16th century में बहुत सारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट रहा करते थे और काम किया करते थे. कहाँ पर? इटली में. कब? 15th and 16th century में. अगर हम 15th and 16th century की बात करें तो आज हम 21st century में जी रहे हैं, तो आज से करीब 400 से 500 साल पहले की बात है ये. आगे कह रहे हैं कि अमोंग दैम वर लियोनार्डो दा विंसी, राफेल एंड टाइटियन. ये कह रहे हैं कि उनमें जो बड़े फेमस उस टाइम के आर्टिस्ट थे उसमें लियोनार्डो दा विंसी, राफेल एंड टाइटियन. ठीक है, टाइटियन थे. बट परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ देम वाज माइकल एंजेलो बोनार्टी. लेकिन कह रहे हैं कि उनमें एक और महानतम कलाकार थे जिनका नाम था, क्या नाम था? माइकल एंजेलो बोनार्टी. माइकल एंजेलो वाज बॉर्न ऑन 6 मार्च 1475. माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 को हुआ था. हिज फादर लोडोविको वर्कड एज अ मजिस्ट्रेट इन द स्मॉल इटालियन टाउन ऑफ कैप्रीज, नाउ रीनेम्ड कैप्रीज माइकल एंजेलो. उनके पिताजी जिनका नाम लोडोविको था वो एक मजिस्ट्रेट के तौर पे वहाँ पर इटली के एक छोटे से टाउन में काम करते थे जिसका नाम था कैप्रीज. अब उस कैप्रीज शहर का नाम कर दिया गया है कैप्रीज माइकल एंजेलो के नाम से. आगे ये कह रहे हैं कि माइकल एंजेलोज मदर फ्रांसिस्का डाइड व्हेन ही वाज ओनली 6. ये कह रहे हैं कि जो माइकल एंजेलो की जो मदर थी फ्रांसिस्का जिनका नाम था, वो जब ये माइकल एंजेलो साहब जब 6 साल के थे तभी वो गुजर गई, उनकी डेथ हो गई. दो द बोनार्थीज वर एन ओल्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड फैमिली, दे हैड फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स बाय द मिडल ऑफ द 15th century. और ये जो बोनार्थीज फैमिली थी ये एक
बहुत ही सभ्य और जानी मानी फैमिली थी वहाँ की, पुरानी और जानी मानी फैमिली थी। और उस टाइम पे 15 सेंचुरी के मिडल में ये लोग काफ़ी परेशानियों से जूझे, इन्हें जूझना पड़ा, गुजरना पड़ा। माइकल एंजेलो was sent to the family farm at nearby Settingano to be brought up by a nurse। और माइकल एंजेलो काफ़ी छोटे थे तो उनको उनके यहाँ पर एक आया आती थी काम करने के लिए। उन्हीं आया के साथ उनको सेटिंगनानो भेज दिया जाता है, माइकल एंजेलो को नर्स के साथ। दिस एरिया वाज वेल नोन फॉर इट्स स्टोन क्वेरीज। और ये जो सेटिंगनानो ये जो एरिया था ये अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता था? स्टोन क्वेरीज के लिए, यानी कि पत्थर का काम यहाँ पे ज़्यादा होता था। एंड हिज नर्स एंड हर फैमिली वर स्टोन कटर्स। और वो जो नर्स थी, वो जो आया थी और उसकी जो फैमिली थी, वो लोग खुद एक स्टोन कटर्स थे। It is likely that Michelangelo learned to use a hammer and chisel long before he learned to read and write। और माइकल एंजेलो ने पढ़ने और लिखने की बजाय वहाँ पर क्या सीखा उन्होंने? हैमर और चीजल को चलाना, हथौड़े और छेनी को चलाना सीखा उन्होंने। और वैसे भी उनका पढ़ाई लिखाई में कोई खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनको इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। एट द एज ऑफ 10 माइकल एंजेलो रिटर्न टू फ्लोरेंस टू लिव विद हिज फादर। और जब वो मात्र 10 साल के थे, माइकल एंजेलो जब 10 साल के हुए तो वो फ्लोरेंस लौट आए अपने पिताजी के साथ रहने के लिए। इट वॉज हेयर दैट द डिफ़िकल्ट एंड अपहिल टास्क ऑफ लर्निंग टू बी ए स्कल्प्टर एंड पेंटर स्टार्टेड फॉर माइकल एंजेलो। तो यहाँ से ये जो डिफ़िकल्ट टास्क था, जो कि काफ़ी टफ टास्क था, यहीं से ये सब स्टार्ट होता है इनके स्कल्प्टर और पेंटर बनने का, माइकल एंजेलो के। He enjoyed the company of the young apprentices from the artist workshop in the city। और वहाँ पर शहर में जितने भी आर्टिस्ट वर्कशॉप थे, वहाँ पे कुछ यंग अप्रेंटिसेस जो नए लोग होते हैं, काम करने वाले, प्रशिक्षु जिसे बोलते हैं, वो लोग काम करते थे और उनको वो देखना उनको बहुत अच्छा लगता था, पसंद करते थे उनकी कंपनी को और उनको पसंद भी था ये सब। ही वुड सिट एंड ड्रॉ विद दैम। वो जो थे माइकल एंजेलो जो साहब थे, वो उन्हीं अप्रेंटिसेस के साथ बैठते थे और उनको देखते रहते थे और उनके साथ सीखते भी थे, ड्रॉ भी करते थे। माइकल एंजेलोज फादर वाज वेरी अनहैप्पी विद हिज सन। और जो माइकल एंजेलोज जो कि एक रेप्यूटेड पर्सन थे, शहर के मजिस्ट्रेट थे, वो अपने बेटे के इस बिहेवियर से, इस रवैये से काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी थे। उन्हें पसंद नहीं था कि उनका बेटा एक स्टोन स्कल्प्टर बने। देन ही थॉट दैट एन artistic career was beneath the dignity of a member of his family, as painters and sculptors were looked down on at that time। और उनका मानना था कि ये जो आर्टिस्टिक का जो कैरियर है, उनके जो डिग्निटी है, जो उनका सम्मान है और उनकी फैमिली की जो अच्छी खासी एक पहचान है, तो उससे वो थोड़ा सा एक पेंटर और स्कल्प्टर के काम से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो उनके लेवल का नहीं है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। सो उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि ये जो है बहुत ही तुच्छ किस्म का काम है, बेकार काम है, तो वो उनका लड़का ना करे। आगे, डिस्पाइट मैनी फायर्स आर्गूमेंट्स एंड बीटिंग्स, माइकल एंजेलोज पैशन एंड इंटरेस्ट फॉर आर्ट रिमेन्ड अनडिमिस्ड। और उनके पिताजी के साथ उनके कई सारे आर्गूमेंट्स हुए, उनके पिताजी ने उनको काफ़ी मारा, डांटा और उनसे कहा कि बेटा इस काम को मत करो, लेकिन वो नहीं माने और उनका जो इंटरेस्ट था आर्ट में वो कभी कम नहीं हुआ। When he was 13 he was apprenticed to Domenico Ghirlandaio, a leading Florentine painter who taught him to paint friezes। जब फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है, जब वो 13 साल के थे, कितने के, जब वो 13 साल के थे, तो उनको एक डोमिनिको गिरलांडियो नाम का एक पेंटर था, उसके अंडर में आ गए वो। और उसी डोमिनिको गिरलांडो ने उनको फ्रीसोज क्या सिखाया, फ्रीसोज होता है एक तरह से गीले प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग करना। ये जैसे गीले प्लास्टर होता है छत की दीवारों पर या ऊपर की दीवारों पर पेंटिंग करना, फ्रीसोज बोलते हैं। आगे इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे रखा है। तो उन्होंने ये सब उनको सिखाया था।
आगे ये कह रहे हैं कि फ्रिसोस आर पिक्चर्स, क्या है, फ्रिसोस आर पिक्चर्स पेंटेड इन वाटर कलर ऑन अ वॉल और सीलिंग बिफोर द प्लास्टर बिकम्स ड्राई। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टर के, गीले प्लास्टर के ऊपर छत पर चित्रकारी करना है, पेंटिंग करना, ये क्या होता है, फ्रिसोस होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द रूलर ऑफ फ्लोरेंस, द रिच एंड पावरफुल लोरेंजो द मेडिकी हैड ए स्कूल फॉर स्कल्पटर्स इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस। ये कह रहे हैं कि फ्लोरेंस जो इटली का एक शहर है, वहाँ का एक शासक था, काफ़ी पावरफुल शासक था, जिसका नाम था लोरेंजो द मेडिकी। उसने अपने घर के बगीचे में एक क्या बना रखा था, स्कल्पटर्स का स्कूल बना रखा था, स्कल्पटर्स के लिए स्कूल बना रखा था अपने घर के गार्डन में। ही क्योंकि बिकॉज देखिए, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट एंड ऑफ आर्टिस्ट। क्योंकि वो आर्ट और आर्टिस्ट का, यानी कि कला और चित्रकला, चित्रकारी का, दोनों का बहुत बड़ा शौकीन था और उसको ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। माइकल एंजलो ज्वाइंड दिस स्कूल, और माइकल एंजलो ने इस स्कूल को ज्वाइन कर लिया। ही सून आउटसोन द अदर पीपल्स, और शीघ्र ही उन्होंने वहाँ पे पढ़ने वाले जो दूसरे जो बच्चे थे उनको क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। लोरेंजो द मेडिकी वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई माइकल एंजलोस स्कल्पटिंग दैट ही इन्वाइटेड हिम टू लिव इन द मेडिकी पैलेस इन फ्लोरेंस। तो वो जो लोरेंजो द मेडिकी था, जो रूलर था, वो माइकल एंजलो की स्कल्पटिंग से, चित्रकारी से काफ़ी ज़्यादा क्या था, प्रभावित था, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। इसलिए उसने माइकल एंजलो को फ्लोरेंस अपने महल में बुला लिया, फ्लोरेंस में, मेडिकी महल में, फ्लोरेंस में बुला लिया रहने के लिए। हेयर ही पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशन विद लीडिंग स्कॉलर्स एंड पोइट्स हु विजिटेड द हाउस, और यहाँ पर माइकल एंजलो साहब ने बहुत सारे स्कॉलर्स जो विद्वान थे और पोइट्स थे, उनके साथ अलग तरह तरह के डिस्कशन किए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। ही वॉज अ कीन लर्नर, क्योंकि वो काफ़ी एक बहुत ज़्यादा उत्सुक लर्नर थे। इन 1492 लोरेंजो डाइड एंड सडनली माइकल एंजलोस वॉज ब्रीफेट ऑफ अ पैट्रॉन, और 1492 में जो ये थे लोरेंजो साहब जो थे, ये इनकी मृत्यु हो जाती है, और अपने आश्रयदाता की मृत्यु से माइकल एंजलो साहब काफ़ी दुखी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1496 माइकल एंजलो लेफ्ट फ्लोरेंस एंड वेंट टू रोम, और 1496 में माइकल एंजलो ने फ्लोरेंस को छोड़ दिया और रोम चले गए। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर हिज जीनियस वॉन हिम द फेवर ऑफ वेरियस रिच मैन हु वॉन्टेड हिम टू वर्क फॉर देम, और आगे कह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि उनका जो जीनियस था, यानी कि उनकी जो आर्टिस्ट थी, जो चित्रकारी थी माइकल एंजलो साहब की, हर जगह फैल चुकी थी, और उस टाइम पे हर जो रिच मैन था वो चाहता था कि वो जो है माइकल एंजलो साहब उनके लिए काम करें। इट वॉज इन रोम दैट ही ट्रूली इस्टेब्लिश इज फेम, और रोम में ही देखते देखते उन्होंने अपना जो फेम था, जो प्रसिद्धि थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली। He sculpted the breathtaking, beautiful Pita, a life-like sculpture of the grieving Mary holding the dead body of Jesus across her knees for Saint Peter's Church. और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ब्रेथ टेकिंग मीन्स असाधारण, विस्मयकारी एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था पीटा, जिसमें क्या दिखाया गया था कि जो मैरी है वो जीसस क्रिस्ट की डेड बॉडी को अपनी गोद में लेकर के बैठी है। सेंट पीटर्स चर्च के लिए बनाई थी उन्होंने ये मूर्ति, जो कि एक लाइव और लाइफ लाइक स्कल्पचर मानी जाती है, यानी कि ऐसा लगता था बिल्कुल जीवंत मूर्ति है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मूर्ति दे रखी है, ये है वो मूर्ति द पीटा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसमें मैरी जो है जीसस क्रिस्ट की डेड बॉडी को लेकर के अपनी गोद में बैठी है, बिल्कुल लाइव पेंटिंग बनाई थी इन्होंने ये। इस पेंटिंग से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। इसके बाद देखिए, सून आफ्टर ही स्कल्प्टेड हिज मोस्ट मैग्निफिसेंट स्टैचू द कोलोसल फिगर ऑफ डेविड, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक और अपनी शानदार स्टैचू बनाई, पेंटिंग बनाई, जिसका नाम क्या था, डेविड, स्कल्पचर ऑफ डेविड। आप लोग को उसकी पिक्चर में दिखा देता हूँ, यहाँ पर थी फर्स्ट पेज पे, ये है स्कल्पचर ऑफ डेविड। ये भी बहुत ही शानदार और अद्भुत पेंटिंग थी, उनके टाइम की स्कल्पटिंग थी। आगे ये कह रहे हैं कि
दिस स्टैचू वॉज ओवर 4 मीटर्स हाई, और ये जो डेविड वाली जो पेंटिंग थी ये करीब 4 मीटर ऊंची थी। माइकल एंजलोज रेपुटेशन ग्रू, और धीरे धीरे माइकल एंजलो साहब का जो रेपुटेशन था वो क्या हुआ, ग्रू होने लगा, बढ़ने लगा। ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज यंग, फुल ऑफ एनर्जी एंड एम्बिशियस, और इस समय पर वो काफ़ी यंग थे, एनर्जी से भरे हुए थे और काफ़ी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी थे। ही वर्कड एट अ फ्रेंटिक pace and supported his entire family, his father and brothers, who made constant demands on his money. और उन्होंने अपने इस काम से अपने घर वालों की भी, पैसे से रिलेटेड, अपने फैमिली की, अपने भाइयों की, अपने फादर की, सबकी पैसे से रिलेटेड बहुत सारी मदद की और उनको सपोर्ट किया। माइकल एंजलो had high expectations of himself, so he was really satisfied with his work. और जो माइकल एंजलो साहब थे उनको अपने काम से लेकर के, इट मीन्स अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती थी और वो खुद ही अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पाते थे। उन्हें लगता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, अनसेटिस्फाइड रहते थे अपने काम को ही लेकर वो। दिस सैडेंड एंड डिप्रेस्ड हिम, ये चीज़ उनको काफ़ी दुखी और डिप्रेस्ड कर देती थी। ही वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क दैट ही पेड लिटिल हीड टू हिज अपीयरेंस एंड टुक स्कैंट इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक कंफर्ट। और वो अपने काम में इतने ज़्यादा डूबे रहते थे कि उन्हें अपने ऊपर भी वो ध्यान नहीं देते थे कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं, और ना ही तो उन्हें किसी भी तरह के घरेलू कंफर्ट से, आराम से कोई मतलब था, अपने काम में ही लगे रहते थे बस। ऑफन व्हेन ही वॉज वर्किंग ही एट ओनली अ पीस ऑफ ब्रेड इन द कोर्स ऑफ द एंटायर डे। और जब वो काम करते थे, पूरे दिन काम करते रहते थे, तो काम करते करते टाइम पे वो बहुत ही कम खाते। इट मीन्स अ पीस ऑफ ब्रेड, एक थोड़ा बहुत ही रोटी का टुकड़ा खा लिया तो खा लिया पूरे दिन भर में, और काम में लगे रहते थे। फ्रॉम 1505 onwards, Michelangelo's fortunes were dependent on a succession of popes who were his main patrons. तो देखिए 1505 में उसके बाद में क्या होता है, माइकल एंजलोस का जो लक था वो डिपेंडेंट हो गया किस पे, सक्सेशन ऑफ पॉप्स, जो कि उनके एक दूसरे पैट्रन थे, आश्रयदाता थे। उन्होंने उनको अपने यहाँ पर बुला लिया था। माइकल एंजलोस वर्क वॉज वेरी ऑफन डिस्टर्बेड बाय द डेथ ऑफ वन पॉप एंड द अराइवल ऑफ अनदर। और जो माइकल एंजलोस का जो वर्क था वो बहुत ही अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुआ था। फर्स्ट पॉप की मृत्यु हो गई थी और दूसरे आ गए थे। ईच ऑफ देम वांटेड हिम टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर व्हीम्स। और वहाँ पर जो दोनों के दोनों जो पॉप्स थे, पहले वाले जिनकी डेथ हो गई थी वो भी, और सेकंड वाले चाहते थे कि वो जो है माइकल एंजलो साहब उनके लिए उन्हीं की तरह, उनकी मर्जी के अनुसार काम करते रहे। In 1508, Pope Julius II demanded that he paint on the ceiling of the Sistine Chapel in his palace, the Vatican City. ये कह रहे हैं कि 1508 में जो पॉप जूलियस सेकंड थे उन्होंने माइकल एंजलो साहब से डिमांड किया, कहा कि वो जो उनका पैलेस है वेटिकन सिटी में, सिस्टीन चैपल, उसकी छत को पेंट करें। किसको पेंट करें? उसकी छत को पेंट करें। और देखिए जो सिस्टीन चैपल था ये बहुत ही फेमस इनकी आर्टिस्ट है, इसके अंदर इसकी जो सीलिंग्स पे इन्होंने जो पेंटिंग कर रखी है आप आज भी जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी अद्भुत है। तो उन्होंने पॉप सेकंड साहब ने इनको सिस्टीन चैपल को पेंट करने के लिए बुलाया। माइकल एंजलो वॉज रिलक्टेंट टू अंडरटेक सच अ गिगनेटिक टास्क एज ही ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ टू बी ए स्कल्प्टर नॉट अ पेंटर। और जो माइकल एंजलो साहब थे वो इस काम को लेकर के काफ़ी अंदर से उनकी इच्छा नहीं थी, क्या थे, रिलक्टेंट थे। वो नहीं चाहते थे पेंटिंग करना, काम करना। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि हमेशा उन्होंने अपने आप को एक स्कल्प्टर माना, एक मूर्तिकारक माना, ना कि कभी एक पेंटर माना। इसलिए उनका मन नहीं था कि वो एक पेंटर बने। लेकिन पॉप सेकंड की ऑर्डर थे, वो उनके पैट्रन थे, आश्रयदाता थे, तो उनको मना भी नहीं कर सकते थे। With some bitterness and unwillingness, he eventually agreed to begin the work. और काफ़ी bitterness, कड़वाहट के और ना इच्छा होने के बावजूद, अनविलिंगनेस होने के बावजूद, वो फिर अंततः उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। He started painting vivid friezes on the ceiling of the chapel.
विच वॉज इवेंचुअली टू कवर अ 10,000 स्क्वायर फीट स्पेस। फिर उन्होंने वो जो सिस्टीन चैपल जो पैलेस था उसकी सीलिंग्स होती है जो जैसे जो जिसमें फैन लटका हुआ होता है ना हमारा, वो वाली छत, उस छत को उन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया, जो कि करीब 10,000 स्क्वायर फीट स्पेस में फैली हुई थी। For 4.5 years he labored, lying on his back on scaffolding near 100 feet above the chapel floor। और करीब उनको उस सीलिंग को पेंट करने में करीब 4.5 साल से, यानी कि 4 से 4.5 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। और उन्होंने पूरी जी जान से पूरी मेहनत करके उस सीलिंग्स को क्या किया, फिट किया, पूरी तरह से पेंट किया। और पेंट कैसे किया उन्होंने, स्केफोल्डिंग का मतलब होता है कमर के बल उल्टे लेट करके उसको पेंट करना। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है मचान बना लेता है। जैसे आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ भी कोई वर्क चलता है घर पे, तो मिस्त्री लोग आते हैं, कुछ उसके बांस के वो बना लेते हैं मचान टाइम के, और उस पर खड़े होकर के वो लोग उसको वर्क करते, पेंट करते। ऐसे उन्होंने इसके फोल्डिंग हो करके उस इन सब चीज़ों का यूज़ करके, बैम्बू वगैरह का यूज़ करके उस पर उल्टे लेट करके, इट मीन्स कमर के बल लेट करके उस पर पेंटिंग की उसकी सीलिंग्स पे, जो कि करीब चैपल का जो फ्लैट था, सिस्टीन चैपल जो पैलेस का जो फ्लोर था, उससे करीब 100 फीट की हाइट पर था वो सीलिंग, यानी कि करीब 100 फीट ऊंची सीलिंग पे उन्होंने उल्टे लेट करके पेंटिंग की। और ये वाकई बहुत ही मार्वलस और शानदार पेंटिंग्स में से एक रही उनकी। ही पेंटेड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, द क्रिएशन ऑफ द सन एंड द मून, द क्रिएशन ऑफ मैन एंड वुमेन एंड द लास्ट जजमेंट। और उन्होंने उस सीलिंग पे क्या, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड की शुरुआत, सन एंड मून की क्रिएशन, और मैन और वुमेन की क्रिएशन, और बहुत सारे जजमेंट को उस पर क्या किया उन्होंने, पेंट किया। At the age of 72, Michelangelo was made the chief architect in charge of building St. Peter's Basilica in Rome। और जब वो 72 ईयर्स के थे तो माइकल एंजेलो को चीफ इंचार्ज बना दिया गया, चीफ आर्किटेक्ट बना दिया गया। कहाँ का, सेंट पीटर्स चर्च बेसिलिका जो कि रोम में, उसका उनको चीफ आर्किटेक्ट बना दिया गया। He completely transformed the design of the church and its huge dome। और फिर उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही विशाल डोम था, उसको ट्रांसफॉर्म किया और उसको डिज़ाइन दिया और उसकी डोम को तैयार किया उन्होंने अपनी पेंटिंग से। Towards the end of his life, Michelangelo did not have the physical strength or stamina to sculpt huge statues or paint magnificent friezes। और अब वो 72 ईयर्स के हो गए थे, उसके बाद वो काफ़ी धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। तो उनके अपने लाइफ के एंड समय में माइकल एंजेलो का जो फिजिकल स्ट्रेंथ, जो स्टेमिना था, इतना नहीं था कि वो बड़ी बड़ी स्टैचूज़ को और इस तरह की शानदार फ्रीसेस को पेंट कर सके, बना सके। सो आगे, ही कंटिन्यू टू सुपरवाइज द बिल्डिंग्स ऑफ सेंट पीटर्स एंड स्कल्प्टेड एंड रोट पोइट्री फॉर हिज ओन एन्जॉयमेंट। फिर किसी भी तरह से करके उन्होंने सुपरवाइज किया सेंट पीटर्स की बिल्डिंग को और उसके डोम को, और उसको कंटिन्यू किया और उसको स्कल्प्ट किया, और अपने खुद के एन्जॉयमेंट के लिए वो काफ़ी सारी पोइट्री भी लिखने लगे थे और अपने लिए पोइट्री लिखते थे। माइकल एंजेलो डाइड इन रोम इन 1564। और माइकल एंजेलो फिर 1564 में रोम में उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है वो। हिज बॉडी वॉज टेकन टू हिज नेटिव फ्लोरेंस एज ही हैड डिज़ायर्ड। और उनकी बॉडी को उनके जो नेटिव फ्लोरेंस सिटी जो थी वहाँ जिससे वो बिलोंग करती तो वहाँ पर लाई जाती है, क्योंकि उनकी इच्छा भी यही थी। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनल फिट फॉर अ किंग। और उनको एक राजा की तरह ही उनकी अंतिम संस्कार किया गया। 4 centuries later his sculptures and paintings still arouse awe and wonder in the hearts of people। और आज भी करीब 400 सालों बाद उनकी पेंटिंग्स, उनके स्कल्पचर्स और उनकी जो स्टैचूज़ हैं आज भी हमारे दिलों में और लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। और आज भी हम उन्हें उनके पेंटिंग्स के नाम से ही उनको क्या करते हैं, उनको याद करते हैं और जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नीचे देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आपको इनको सर्च करना है और इनके आंसर्स लिखने हैं। ये एक्सरसाइज है, आप लोग कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, बाय बाय।